सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लास्ट टाइम हमने शुरू किया हुआ था। In early days of computing, the need for formal and well-planned software cycle methodology was not well understood. जब कंप्यूटिंग के अर्ली डेज थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो इसकी ज़रूरत नहीं महसूस की जा रही थी कि सॉफ्टवेयर को भी किसी फॉर्मल या वेल प्लान्ड लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी के थ्रू डेवलप किया जाए, जिस तरह बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में चीज़ें डेवलप होती हैं। और जो प्रोग्रामर होते थे वो tended to move directly from a very simple planning phase right into the construction step. तो वो डायरेक्ट मीन रश करते थे कोड की तरफ और कोडिंग को ही असल काम समझते थे, और बाकी जो फेजेस हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के उनको एक तरह से इग्नोर करते थे। और इसका ये मतलब होता था कि वो वेरी फजी नॉट वेल थॉट आउट सिस्टम से डायरेक्ट कोड पे चले जाते थे। सिस्टम की कोई सही एनालिसिस नहीं करते थे, सही प्लानिंग नहीं करते थे और डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर देते थे। तो फिर ये रियलाइज़ किया गया कि अच्छा ये जो अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो ना करने वाली जो बात है, उसके बड़े कंसिक्वेंसेस हैं। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के इशू आते हैं, सॉफ्टवेयर के सक्सेस के फैक्टर आते हैं और जो डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर है वो डेवलप नहीं होता। लिहाजा हमें किसी सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है और किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस की ज़रूरत है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो, उसकी एक लाइफ साइकिल हो, उसके कुछ फेजेस हों, और इसी का नाम फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी पड़ गया। और फिर ये जो हमारे पास मेथोडोलॉजीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, वो डिफरेंट वक्त के साथ साथ डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ लोग प्रेजेंट करते रहें, डिफरेंट मेथोडोलॉजी बताते रहें कि इस तरह हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई दूसरी रिसर्च होती थी और उसमें फिर वो पुरानी जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है उसके कोई लिमिटेशंस सामने आती थी। तो फिर नेक्स्ट ये होता था कि चलिए अब इसको हम दूसरे एक प्रोसेस मॉडल डिफाइन हो जाता था जिसमें वो प्रीवियस की कोई लिमिटेशन वगैरह थी, जो इश्यूज होते थे वो ओवरकम करने की कोशिश की जाती थी। जिस तरह हमने लास्ट टाइम वाटरफॉल में देखा, उसके कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो एक दूसरा प्रोसेस मॉडल केम इनटू बीइंग, फिर उसमें डेवलपमेंट होती थी तो फिर उसके कुछ इश्यूज सामने आना शुरू हो जाते थे, उसकी कुछ लिमिटेशन सामने आना शुरू हो जाती थी। और एक तीसरा प्रोसेस मॉडल केम इनटू बीइंग, ठीक है, कोई प्रपोज करता था कि जब दूसरे को ओवरकम करने के लिए ये तीसरा प्रोसेस मॉडल फॉलो किया जाए, एंड सो ऑन। ये साइकिल चलता रहा तो बहुत सारे प्रोसेस मॉडल जो हैं वो प्रेजेंट हो गए, ठीक है, बहुत सारी अप्रोचेस सामने आ गई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोसेस मॉडल सूट करता था उसके मुताबिक उसको डेवलप करने लगा। ये जितने भी प्रोसेस मॉडल्स थे इसमें वो 4 फंडामेंटल स्टेप जो SVLC के हमने लास्ट टाइम पढ़े थे वो सब में ही थे। बाकी इनमें डिफरेंसेस था, किसी में हमारे पास फेजेस ज़्यादा होते थे, किसी में जो फेजेस में किसी स्टेप पे जो फोकस है वो ज़्यादा होता था, किसी में उस पर वो फोकस कम होता था, एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ वेरिएशन होती थी, किसी की अप्रोच डिफरेंट थी, ठीक।
तो फिर आफ्टर सम टाइम्स जब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस मॉडल आ गए और हर एक की अपनी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थी, तो उनको फिर कैटेगराइज किया गया। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स को डिफरेंट कैटेगरी का नाम दिया गया और उसमें डाला गया कि अच्छा, ये जो प्रोसेस मॉडल ABC है इस कैटेगरी में लाई करता है, CDF है तो दूसरी कैटेगरी में लाई करता है, एंड सो ऑन। हमारे पास जो कैटेगरी सामने आई वो थी स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एजाइल डेवलपमेंट। तो इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया। सो स्ट्रक्चर्ड कैटेगरी जो डिज़ाइन था उसमें हमारे पास वाटरफॉल और पैरेलल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज थी, और ये जो मेथोडोलॉजीज थी ये डोमिनेंट हुई इन 1980s में, जिन्होंने रिप्लेस किया प्रीवियस एडहॉक एंड अनडिसिप्लिन्ड अप्रोचेस को। तो क्योंकि पहले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एडहॉक और अनडिसिप्लिन्ड अप्रोच में हो रही थी, तो उसने उस चीज़ को तो कम से कम ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये जो एडहॉकिज्म है ये तो बिल्कुल डिज़ास्टर है, इस के जो है हमारे पास बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, या कोई अनडिसिप्लिन अप्रोच हम फॉलो करते हैं तो उसके बहुत इश्यूज आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस को नहीं करते और एडहॉक को कर रहे हैं, तो एडहॉक में वो एक हीरो अप्रोच थी, कोई एक बंदा हीरो होता था आपकी टीम पे और सारी जो डेवलपमेंट होती थी वो उस पर डिपेंड कर रही थी। तो अगर वो हीरो आपकी टीम से निकल गया तो देन आपकी जो है सारी डेवलपमेंट स्टॉप हो गई। ठीक है, आपका जो सारा निज़ाम था वो रुक गया। तो उस चीज़ को ख़त्म किया गया कि अच्छा, किसी एक इंडिविजुअल पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। तो ये जो वाटरफॉल थी और पैरेलल डेवलपमेंट, इससे तो पहला काम ये किया कि उस एडहॉक और अनडिसिप्लिन अप्रोचेस को रिप्लेस किया, और ये मेथोडोलॉजीज बहुत डोमिनेंट थी इन 80s में। और ये जो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजीज थी ये अडॉप्ट करती थी ए फॉर्मल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को। ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडेबल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के SDLC के सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अराउंड ऐसे मूव किया जाए लॉजिकली और सिस्टमेटिकली फ्रॉम वन स्टेप to another step, from one phase to the next phase. Numerous process-centered and data-centered methodology follow the basic approach of the two structure design outlined next. So हमारे पास 3 तरह की अप्रोचेस थी, मेथोडोलॉजीज थी, प्रोसेस सेंट्रिक, डेटा सेंट्रिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इन डिफरेंट अप्रोच प्रोसेसेस ने बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन को ही फॉलो किया। ये शायद हम किसी लेक्चर में इनका जिक्र कर चुके हैं कि वी हैव स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, वी हैव प्रोसेस सेंट्रल मेथोडोलॉजी एंड वी हैव बेसिकली प्रोसेस सेंट्रल, डेटा सेंट्रल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो जो वाटरफॉल को तो हम देख चुके हैं, ये जो पैरेलल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी थी वो क्या है कि ये अटेम्प्ट करती है to address the problem of long delays between analysis phase and the delivery phase of the system. हमने वाटरफॉल में देखा कि एक लॉन्ग वेट था, एक लॉन्ग डिले था जो क्लाइंट को करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी अजम्पशन ये थी वाटरफॉल की कि आप पहले प्लानिंग करें, फिर एनालिसिस करें, फिर डिज़ाइन करें और इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाएं। तो रिक्वायरमेंट्स आप फर्स्ट स्टेप पे क्लाइंट से गैदर करते थे एंड दैट्स इट।
फिर जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता था तो फिर आप वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते थे। उसमें इशू क्या था कि लॉन्ग डिले आ रहा था। मैं इसके जितना प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है उतना ही उसको वेट करना पड़ रहा था। जिस तरह आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें, हमारे पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरवे बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो शुरू में उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं और उस वक्त तक वेट करना पड़ता है जब तक वो फिनिश ना हो जाए। तो यही काम फिर सॉफ्टवेयर में भी हो रहा था कि आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते थे और फिनिश होने का इंतज़ार कर रहे थे सॉफ्टवेयर को। लेकिन फिज़िकल चीज़ों में वेट करना समझ में आता है क्योंकि वो नज़र आ रही होती हैं कि कंप्लीशन के किस स्टेज पे हैं या डेवलपमेंट के किस फेज़ में हैं। सॉफ्टवेयर चूँकि बहुत ट्रिकी चीज़ है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि ये बाकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। तो इसमें क्लाइंट की ग्रेप्स करना उसके लिए बहुत मुश्किल है कि कैसे मैं इतना वेट करूँ कि आज रिक्वायरमेंट दूँ और 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल में किस तरह वेट करूँ एक ऐसी चीज़ के लिए जो अल्टीमेटली नज़र भी नहीं आई। तो इस डिले को ख़त्म करने के लिए पैरेलल डेवलपमेंट की अप्रोच फॉलो की गई और उसका आइडिया ये था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन सीक्वेंस, it performs a general design for the whole system and then divides the project into series of distinct projects that can be designed and implemented in parallel. क्या करते थे, एक आइडिया क्या था कि हम ये जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन है इसको सीक्वेंस में करने के बजाय हम क्या करते थे, इसका आइडिया क्या है पैरेलल डेवलपमेंट का, कि आप एक जनरल डिज़ाइन लें और फिर होल सिस्टम जो आपके पास आएगा उसको डिवाइड कर दें सब प्रोजेक्ट्स में, एक प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट में डिवाइड कर लें और फिर उन सब प्रोजेक्ट्स पे आप पैरेलल काम करें। तो इसका डायरेक्ट एडवांटेज क्या होगा कि वो जो डिले आ रहा था और वो जो फॉर एग्जांपल एक काम अगर 6 महीने में हो रहा था तो जब आप उस पे 3 टीम्स बना लेंगे तो वो 2 महीने में हो जाएगा। 3 टीम्स अगर पैरेलल उसके सब कंपोनेंट्स पे काम कर रही होंगी तो वो 2 महीनों में आ जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई रोड बन रही हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, ठीक है, तो रोड बन रही हो लेट से 10 किलोमीटर और उसका एक टाइम हो कि इसने 3 महीने में बनना है, तो आप उस रोड को 3-3 किलोमीटर में सब कंट्रैक्टर को दे दें तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा, पैरेलल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो सेम इज़ द केस विद दिस कि आप सॉफ्टवेयर में भी यही अप्रोच अप्लाई करें कि पैरेलल डेवलपमेंट करें। तो इसमें जो इशू था वाटरफॉल के साथ वो ओवरकम हो जाए और जब ये सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं जो आपने डिवाइड किए हैं तो फिर उनकी इंटीग्रेशन करें और उसको अगेन एक होल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बना दें। तो ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन में ये दो अप्रोचेस थी। उसके बाद रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कैटेगरीज थी जिसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल था या जिसको फेज डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं। दूसरा उसमें प्रोटोटाइपिंग था, तीसरा उसमें थ्रोअवे प्रोटोटाइप था और फिर एजाइल डेवलपमेंट आ गई जिसमें we have extreme programming, we have Scrum and we have DSDM, Dynamic System Development Methods। ये जो कैटेगरीज थी इन सारे प्रोसेस मॉडल्स को हम आगे स्टडी भी करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट कैटेगरीज को देख रहे हैं कि एक तो स्ट्रक्चर्ड थी, दूसरी रैपिड है, रैड इसको कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और तीसरी एजाइल डेवलपमेंट है।
तो रेड मेथोडोलॉजी जो कि सेकेंड कैटेगरी ऑफ मेथोडोलॉजी है, ये इंक्लूड्स करती है, इसका आइडिया क्या है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट रैपिड हो। और रेड जो मेथोडोलॉजी है ये बेसिकली एड्रेस करती है both weaknesses of structured design methodology by adjusting the SDLC phases to get some part of the system developed quickly and into the hands of the user. तो इसका आइडिया क्या है कि आप सिस्टम को जल्दी डेवलप कर लें और जल्दी ही क्लाइंट के हैंड्स में दे दें। तो ये चीज़ कैसे होगी कि मीन्स आप एक इंक्रीमेंटल या वर्जन बेस्ड अप्रोच अप्लाई करें और फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव 25% फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोजेक्ट के और वो हैंड ओवर कर दें क्लाइंट को। क्लाइंट उस पर काम करेगा, उसे यूज़ फेमिलियर होगा, उसको यूज़ करेगा और आपको फीडबैक भी देगा। और अगर काम में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको वेरी टाइम बताएगा और उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा एक तरह से, बजाय इसके कि आप वेट करें और टिल द एंड और इसी बातों को। तो रैपिड एप्लीकेशन, रैपिड कहते हैं तेज को है, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट। और in this way user can better understand the system and suggest revision that bring the system closer to what it needs. तो एक रिविजन सिस्टम भी इन एक्शन आ जाएगा, आप मल्टीपल रिविजन में सिस्टम बनाते जाएंगे और क्लाइंट को हैंड ओवर करते जाएंगे। तो ये जो रेड बेस्ड मेथोडोलॉजीज या हैं वो रिकमेंड करती हैं स्पेशल टेक्निक्स को और कंप्यूटर टूल्स को टू स्पीड अप द एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेजेस। मीन्स आपने फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए ट्रेडिशनल टेक्निक्स तो आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। और आप टूल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, टूल्स का यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेजेस के लिए। वो टूल्स जो हैं वो केस टूल्स का नाम आपने सुना होगा, मैं एक लेक्चर भी आपको केस टूल पे दूंगा। तो यू विल यूज़ ऑफ केस टूल्स, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं। यू विल यूज़ 4th जनरेशन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यू विल परफॉर्म JAD session, giant application design session, and you will utilize the code generation techniques that automatically produce programs from design specification. तो मीन्स ऐसे फास्ट ट्रैक टेक्निक, स्पेशल टेक्निक्स आप यूज़ करें जिससे आपकी डेवलपमेंट फास्ट हो। और आपके पास जो प्रोसेस सेंट्रल या डेटा सेंट्रिक या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज होती हैं, वो तीनों किस्म की मेथोडोलॉजी फॉलो करती हैं रेट बेस्ड अप्रोचेस को। और इस कैटेगरी में जो मेथोडोलॉजीज लाई करती हैं वो इंक्रीमेंटल मॉडल हैं,
या फेस डेवलपमेंट मॉडल है, देन प्रोटोटाइपिंग है, एंड थर्ड इज थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। ये जो तीन मॉडल हैं ये रेट बेस्ड मेथोडोलॉजी में आती हैं। ये तीन जो हैं ये रेट बेस्ड मेथोडोलॉजी में आती हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एजाइल डेवलपमेंट, और इसमें भी ये जो इंक्रीमेंटल रेट में है, जो इंक्रीमेंटल या फेस डेवलपमेंट है या प्रोटोटाइपिंग है या थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको लेक्चर्स इनके करवाऊंगा। तो तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज एजाइल डेवलपमेंट। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इसमें आती है, स्क्रम और डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। तो एजाइल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, और आजकल इसका ट्रेंड भी ज़्यादा है। ये जो मेथोडोलॉजीज हैं दीज आर प्रोग्रामिंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी। That have few rules and practices, all of which are fairly easy to follow। देखिए अब यहाँ पे अप्रोच फिर चेंज हो गई। अब इसने अगेन क्या किया, वो थोड़ा सा इसकी सिमिलरिटी अर्ली डेज के साथ आना शुरू हो गई कि इसने रूल्स रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये मेथोडोलॉजी कहती है कि इन चीज़ों पे आप कम तवज्जो दें, कंसिडर तो करें लेकिन कम, ठीक है, और आपकी ज़्यादा जो तवज्जो हो वो प्रोग्राम्स पे हो, प्रोग्राम डेवलपमेंट पे हो। सो और जो रूल्स रेगुलेशन और प्रैक्टिसेस जो हैं वो इजी, ऐसे सिंपल हो कि इजी टू फॉलो हो। मीन्स आपकी जो डेवलपमेंट है वो रूल्स रेगुलेशन या जो आपके मैकेनिज्म है उस पर हर्डल ना डालें, रुकावट ना बने। They focus on streamlining the SDLC by eliminating much of the modeling and documentation overhead and the time spent on these tasks। तो ये जो एजाइल डेवलपमेंट है ये एलिमिनेट कर रही है मॉडलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ओवरहेड को, ठीक है, मीन्स उस पर कम तवज्जो ये दे रही है और प्रोग्रामिंग की चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रही है। अब ये बाकी जो पहले स्ट्रक्चर्ड और रेड थी उनसे डिफरेंट कैटेगरी है। इनमें हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल आते हैं उसमें एक्सपी है, दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। 3 of the key principle that XP uses to create successful system are simple coding performed by pair of developers, continuous testing, and cross interaction with end user to build system very quickly। as the name specifies extreme programming, ठीक है, मीन्स कि प्रोग्रामिंग एक्सट्रीम पे हो। और उसके प्रिंसिपल्स क्या है एक्सपी के, कि सिंपल कोडिंग हो जो कि पेयर दो दो प्रोग्रामर्स, दो डेवलपर्स करें, टेस्टिंग उनकी कंटिन्यूस हो, साथ साथ कोड करते जाएं, साथ साथ उसको टेस्ट करते जाएं। और तीसरी बात यह है कि आपकी इन यूज़र से या क्लाइंट से क्रॉस इंटरेक्शन हो, साथ साथ आप बनाते जाएं, टेस्ट करते जाएं, क्लाइंट को दिखाते जाएं, अगर वो ओके है तो उसको हैंड ओवर करते जाएं, ठीक है। और आप प्लानिंग भी करें, एनालिसिस भी और डिज़ाइन भी, लेकिन वो एक सुपरफिशियल प्लानिंग प्रोसेस हो और जो एनालिसिस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन है वो आइटरेटिव हो, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है।
इनिशियल सुपरफिशियल सी प्लानिंग करें और डायरेक्ट एनालिसिस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करें, उसे सिस्टम बनाएं, फिर दूसरा साइकिल, फिर एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, फिर सिस्टम एंड सो ऑन। फोकस इज ऑन प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब हमारे पास ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं और उनमें डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस मॉडल हैं। ये फिगर 1.8 में गिवन है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कैसे ये डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोसेस मॉडल या कौन सी कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है? तो उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स गिवन हैं कि किन सिचुएशन में कौन सा प्रोसेस मॉडल बेस्ट रहता है या एक्सीलेंट रहता है या गुड रहता है या पुअर है, वो यहाँ पे इस चार्ट में बताया गया है। तो ये सारी प्रोसेस मॉडल यहाँ पे लिस्टेड हैं। स्ट्रक्चर्ड में वाटरफॉल और पैरेलल, और रेड में फेज्ड प्रोटोटाइपिंग और थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग, और एजाइल में एक्सपी, और फिर लेफ्ट साइड पे वर्टिकली ये सिचुएशन गिवन है कि जब हमारे पास अनक्लियर, फर्स्ट वन जिस तरह है, अनक्लियर यूजर रिक्वायरमेंट होंगी, यूजर रिक्वायरमेंट्स अगर अनक्लियर हों तो उसके लिए वाटरफॉल और पैरेलल जो है वो पुअर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी आप, जबकि फेज डेवलपमेंट गुड होगी और प्रोटोटाइपिंग, थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग और एक्सपी एक्सीलेंट है। मीन्स कि अगर आपके पास अनक्लियर रिक्वायरमेंट हो तो आपको किस मॉडल पे जाना चाहिए, या प्रोटोटाइपिंग पे, थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग पे, या एक्सपी पे, इन तीनों पे जाना चाहिए। और जो फर्स्ट थ्री हैं, वाटरफॉल, पैरेलल और फेज, इस पे आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास सेकंड सिचुएशन ये हो विद अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी से अनफेमिलियर हों तो इसमें भी वाटरफॉल और पैरेलल पुअर होगा, फेज डेवलपमेंट गुड है, प्रोटोटाइपिंग पुअर है, थ्रोअवे एक्सीलेंट है और एक्सपी भी पुअर है। तो अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी में थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग पे जाना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स हो सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं तो वाटरफॉल और पैरेलल और फेज ये गुड कंडीशन में आती हैं, प्रोटोटाइपिंग पुअर है, थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग इज एक्सीलेंट एंड एक्सपी इज पुअर। अगर सिस्टम रिलायबल हो, रिलायबिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो वाटरफॉल भी ठीक है, गुड कंडीशन में है, पैरेलल भी गुड है, फेज भी गुड है, प्रोटोटाइपिंग पुअर है, थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग एक्सीलेंट है और एक्सपी गुड है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूल है तो आपके पास वाटरफॉल पुअर है, पैरेलल गुड कंडीशन में, फेज या इंक्रीमेंटल जो है और प्रोटोटाइपिंग ये एक्सीलेंट चॉइस है आपके के लिए, और थ्रोअवे गुड चॉइस में है और एक्सपी भी एक्सीलेंट चॉइस है। और योर स्केड्यूल विजिबिलिटी है तो वाटरफॉल और पैरेलल पुअर है, फेज और प्रोटोटाइपिंग एक्सीलेंट है, और थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग और एक्सपी जो है ये गुड है। ये आपके पास वो चॉइसेस हैं कि जिस किस्म के आपके प्रोजेक्ट की नेचर होगी और आपके पास एक सेट ऑफ प्रोसेस मॉडल है तो आपने उनमें से किस को सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आप इस बेस पे कर सकते हैं कि किस किस्म की आपके पास सिचुएशन है और उस सिचुएशन के मुताबिक कौन सा प्रोसेस मॉडल आपके लिए बेस्ट रहता है। So this is the criteria for selecting a methodology. So with this we conclude कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी के अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो किसी दूसरी कैटेगरी के लिमिटेशन को ओवरकम करने की कोशिश है बेसिकली। और
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी एक मॉडल है आप फॉलो कर रहे हैं या वो सक्सेसफुल है आपके केस में तो बस आपने सारी ज़िंदगी वही फिर फॉलो करना होगा, नहीं, बल्कि सिचुएशन के मुताबिक आपने कोई प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करना होगा। ठीक। सो ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो तो नाउ यू कैन डू। थैंक यू।